नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे भारत में सॉइल्स यानी मिट्टी के बारे में। मिट्टी कई प्रकार की होती है और जैसे कि यहाँ दिया हुआ है जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट, क्षारीय, अम्लीय मिट्टी। तो ये भारत में इस प्रकार की 8 मिट्टी हैं। इससे पहले कि हम चैप्टर को बड़ा ब्रीफली पढ़ना शुरू करें, डीपली जाएं, मैं आपसे सब्सक्राइब करने का निवेदन करता हूं कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यूट्यूब सर्च में आप इसे खोजें और आप इसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आज के इस चैप्टर को पढ़ते हैं। भारत में मिट्टी। देखिए, एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है जिसे हम अंग्रेजी में ICAR भी बोलते हैं, जिसने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। जलोढ़ मिट्टी, काली, लाल, लेटेराइट, वनों की मिट्टी, शुष्क एवं मरुस्थलीय प्रदेशों की मिट्टी, लवण युक्त एवं क्षारीय मिट्टी एवं 8वीं जो मिट्टी है वो है पीट एवं जैविक पदार्थों से युक्त मिट्टियां। यदि ये प्रश्न इस प्रकार से ही आए कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत की मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया, तो निश्चित रूप से उत्तर 8 होगा। लेकिन यदि प्रश्न इस प्रकार से आए कि भारत में उपयोगिता के आधार पर मिट्टियों को कितने भागों में विभाजित करते हैं, तो उत्तर आपका 5 होगा। उपयोगिता के आधार पर भारत में मिट्टियों को 5 वर्गों में ही विभाजित किया गया है। ज्यादा इस प्रश्न में कुछ ऐसा डीपली नहीं है, लेकिन अब इन मिट्टियों को कैसे पढ़ा जाए। आप कई प्रकार के ढेर सारे नोट्स पढ़ते हैं, किताब में भी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते कैसे हैं वो जरा समझें। देखिए, मिट्टी तो है विकल्प, यानी जब आप प्रश्न बनाएं तो मिट्टी को तो बनाएं, हमेशा उत्तर में रखें, और जो मिट्टी से संबंधित विशेषताएं हैं उनको आप प्रश्नों में रखें। तो निश्चित रूप से ये पाठ बड़ा सरल हो जाएगा, जैसे मैं आपको उदाहरणों से समझाता हूं। मैं आपको अब ब्रीफली अध्ययन कराने जा रहा हूं मिट्टियों का। जैसे जलोढ़ मिट्टी, तो ये कैसे कैसे बारे में पूछी गई है वो समझ लें कि देश के क्षेत्रफल के 24% भाग पर जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? ये भारत में सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। यदि स्थल की बात करें तो पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तरी भारत के मैदानों में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी के दो भाग हैं, जलोढ़ और और एक बांगर। देखिए, जलोढ़ और बांगर, जो नई जलोढ़ है उसे तो हम खादर कहते हैं, जबकि जो पुरानी जलोढ़ है उसे हम बांगर कहते हैं। खादर और ये हो गया आपका बांगर। इन दोनों का आप मतलब समझ लें कि जहां नदियों के बाढ़ का पानी पहुंचता है उसे कहेंगे हम खादर, और जहां नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंचे उसे हम कहेंगे बांगर। ये जलोढ़ मिट्टी के ही दो रूप हैं। जलोढ़ मिट्टी की और विशेषताएं कि नमक का जमाव कहाँ पाया जाता है, पूछा गया है। वो कौन सी मिट्टी के आसपास है? वो जलोढ़ मिट्टी के ही आसपास है। सिल्क की अधिक मात्रा किस मिट्टी में है? जलोढ़ मिट्टी में। और नाइट्रोजन और ह्यूमस दोनों की कमियां होती हैं जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे अधिक उपयोगी, सबसे अधिक सिंचाई में काम आने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद में ये भारत का एक नक्शा, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर बताया है कि आप जरा गौर से देखें तो ये एरिया, ये वाला, ये सब जो हल्का हल्का सा पीला आपको एरिया दिख रहा है, ये सब जलोढ़ मिट्टी का ग्रसित एरिया है। यहाँ पर सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, आप इस नक्शे को थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली करके बताता हूँ कि जो हल्का पीला वाला भाग है वो जलोढ़ मिट्टी को दर्शा रहा है, और जो जैसे कि लाल मिट्टी वाले भाग को हमने लाल से दर्शाया है, लेटेराइट मिट्टी वाले भाग को हल्का सा थोड़ा थोड़ा ग्रीन से दर्शा रहे हैं,
लेकिन इस चैप्टर में मैंने पहले ही कहा कि प्रश्नों को समझने के लिए मिट्टी से संबंधित विशेषताओं को आप प्रश्न बना लें और मिट्टी को उत्तर के विकल्प में रखिए। जैसे जलोढ़ मिट्टी से संबंधित प्रश्नों को मैंने यहाँ रखा है। ये वो प्रश्न हैं जो एसएससी में, आरपीएससी के एग्जाम में, रीट के एग्जाम में आए हुए हैं, एसआई के एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखें कि प्रश्नों का मैटर किस प्रकार से है। जो अभी आपने पढ़ा वो सब यहाँ आपको मिलेगा कि भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र पर या भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है, तो वो है जलोढ़ मिट्टी। और यदि क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों को अवरोही क्रम अर्थात बढ़ते से घटते क्रम में लगाया जाए तो उनका क्रम है जलोढ़ मिट्टी पहले पे है, दूसरे पे लाल, फिर तीसरे पे काली, फिर चौथे पे लेटेराइट मिट्टी। भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, कारण क्योंकि जलवायु, संरचना और उच्चावच की विविधता है। तीनों ही उत्तर हैं इसमें। याद रखें कि भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां हैं क्योंकि जलवायु, संरचना और उच्चावच ये तीनों ही विविधताओं से युक्त है भारत। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में कौन सी मृदा है? अभी आपने पढ़ा कि जलोढ़ मृदा। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। जबकि किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक आवश्यक होता है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में अपने आप में ही बहुत बड़ी उर्वरकता होती है, उसमें किसी भी फसल को उगाने के लिए आपको वहां उर्वरक डालने की जरूरत नहीं है, इसलिए न्यूनतम उर्वरक आवश्यकता होती है जलोढ़ मिट्टी की। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या बोलते हैं? हमने अभी बोला बांगर बोलते हैं। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से रखा है? ये अभी आपने पढ़ा था 24%। ये हमने अभी अपनी थ्योरेटिकल लाइन में पढ़ा था कि जलोढ़ मिट्टी का कितना प्रतिशत भाग है, तो सही उत्तर था 24%। तो आपने थोड़ा सा गौर फरमाया होगा कि प्रश्न को किस प्रकार से दिया गया है। मिट्टी वाले चैप्टर में से मिट्टी को विकल्प में रखा गया है और जो मिट्टी की जो विशेषताएं हैं उनको प्रश्नों में रखा जाता है। ठीक है, आगे हम और मिट्टी पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं काली मिट्टी। मित्रों, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अधिक लाभदायी है। प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब है भारत के जो दक्षिणतम भाग है, जैसे कि केरल, तमिलनाडु, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है। काली मिट्टी लावा निक्षेप से निर्मित है क्योंकि प्रायद्वीपीय जो भारत है वो ज्वालामुखी से ही निर्मित है और ज्वालामुखी में ही निकलता है लावा, इसलिए काली मिट्टी लावा के निक्षेप से निर्मित है। काली मिट्टी को हम रेगर मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। ये पूछा गया है, काली मिट्टी का रंग काला क्यों है? लोहा व एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण। काली मिट्टी में पोटास व चूना की अधिकता पाई जाती है। ये सारे जो मैं लिख के लाया हूं, ये मैंने टाइप किए हैं, ये सब प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं। अत्यधिक चिकनी मिट्टी होती है काली मिट्टी। किस मिट्टी के कण सूक्ष्म होते हैं? उत्तर है काली मिट्टी। और जल को सोखने की सर्वाधिक क्षमता होती है काली मिट्टी में। अधिक सिंचाई नहीं कर सकती। उत्तर है काली मिट्टी में। इतनी आप यदि आप विशेषताओं को एक बार पढ़ लें और अच्छे प्रकार से याद कर लें तो इनका विकल्प किस प्रकार से बनता है कि अधिक सिंचाई कौन सी मिट्टी में नहीं करते? मैंने पहले ही कहा था, विशेषताओं को प्रश्न, उत्तर को मिट्टी को उत्तर बना लीजिए। उत्तर जाएगा काली मिट्टी। जल को सोखने की सर्वाधिक क्षमता किस मिट्टी में है? उत्तर जाएगा आपका काली मिट्टी। जैसे काली मिट्टी के बारे में कुछ और भी बेसिक जानकारी लें कि काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। ये अभी एक नई चीज। आयरन, चूना और पोट एल्यूमिनियम की अधिकता होती है काली मिट्टी में। इस मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। ये याद रख लें कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट जीवाश्म की उपस्थिति के कारण। ये पूछा गया है आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। हमने अभी पढ़ा
और ये भी पढ़ा कि काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। भारत में काली मिट्टी से संबंधित क्षेत्र हमने पढ़ा कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, जिसमें कि आपका काली मिट्टी के जो क्षेत्र हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, उड़ीसा का दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिले, तमिलनाडु का सेलम, कोयम्बटूर और राजस्थान के टोंक एवं बूंदी जिलों में काली मिट्टी पाई जाती है। अलग अलग तरीके से पढ़ें, क्वेश्चन को थोड़ा छांट छांट के पढ़िए, कैसे और बना बना के पढ़ेंगे तो आप जल्दी कंपटीशन फाइट हो जाएंगे। कि राजस्थान की बूंदी और टोंक जिले में कौन सी मिट्टी है, दो जिलों को याद करिए कि साहब राजस्थान की बूंदी और टोंक जिले में काली मिट्टी है। रामानाथपुरम और तमिलनाडु का सेलम, ये दोनों जिले कौन सी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध हैं? ये दोनों जिले काली मिट्टी के लिए जाने जाते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न पढ़ें तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से इस चैप्टर से संबंधित सभी प्रश्नों को आप बड़े उचित और सरल ढंग से याद कर सकेंगे और पेपर में ये क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मैंने पेपरों से छांटे हुए क्वेश्चनों को लिखा है, देखिए किस प्रकार से पूछे गए थे कि कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में है, वही काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी, काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण हुआ, काली मिट्टी। रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, कपास के लिए। यानी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि विशेषताओं को प्रश्न बना लें और जो हेडिंग है मिट्टी उसको आप उत्तर के विकल्प के रूप में रखें। तो ये पाठ बहुत सरल हो गया है आपके लिए। देखते हैं अब हम यहाँ पढ़ेंगे लाल मिट्टी के बारे में। आखिर लाल मिट्टी के बारे में पढ़ें कि लाल मिट्टी का जो निर्माण है वो जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप हुआ। इस प्रश्न को या लाल मिट्टी के इस वाले प्रश्न को आप तीन टाइपों से पढ़ें और तीन टाइपों से आप करने का भी प्रयास करेंगे। जैसे कि लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के कारण हुआ, लाल मिट्टी का निर्माण कायांतरित सेलों के विघटन से होता है, लाल मिट्टी में आयरन की बहुत बहुलता होती है। ठीक इसी प्रकार लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लाल मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है मित्रों, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। यह मिट्टी प्राय बंजर विहीन बंजर भूमि, प्राय बंजर विहीन बंजर भूमि, ये मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा कि लाल मिट्टी को प्राय बंजर विहीन बंजर भूमि के रूप में भी जाना जाता है। ये पूछा गया है कई बार। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाजों की खेती भी होती है। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये प्रश्न ऐसे भी आया है और सुने कि राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है, उत्तर लाल मिट्टी। मेघालय की गारो, खासी और जयंती की पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सही उत्तर होगा आपका लाल मिट्टी। कर्नाटक में और तमिलनाडु के कुछ भागों में कौन सी मिट्टी है, लाल मिट्टी, रेड सॉइल। देखिए अब मैं थोड़ा सा अम्लीय व क्षारीय मिट्टियों के बारे में बताऊं कि अम्लीय व क्षारीय मिट्टियां बिहार में पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब के कुछ भागों में मिलती हैं। अम्लीय और क्षारीय मिट्टी को हम रह ऊसर भी कहते हैं, ऊसर भी बोलते हैं। जिस भूमि में क्षारीयता की समस्या हो जाती है उस भूमि की या उस मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। कौन सी धातु का उपयोग करेंगे हम, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। यदि पीट मिट्टी की बात करूं तो पीट मिट्टी तमिलनाडु, केरल आदि क्षेत्रों में मिलती है और पीट मिट्टी का निर्माण आर्द्र प्रदेशों में वनस्पति से होता है। पीट मिट्टी को हम दलदली मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी बोलते हैं मित्रों, पीट मिट्टी को हम दलदली मिट्टी भी कहते हैं। खासकर जो पीट मिट्टी है उसका निर्माण केरल के दलदलीय भागों में है। जो केरल के निकटवर्ती दलदलीय क्षेत्र हैं वहां पर पीट मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसे दलदली मिट्टी भी कहते हैं।
ये भी पूछा गया है कि पीट मिट्टी का निर्माण आर्द्र प्रदेशों में वनस्पति से होता है। यहाँ मैं आपके लिए वो प्रश्न लाया हूं ढूंढ ढूंढ के, जिनको एक बार आप यदि गौर से पढ़ जाएं तो मुझे नहीं लगता कि आपका इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न कंपटीशन में अधूरा रह जाएगा। देखिए प्रश्न पढ़ लें, उत्तर भी याद करें कि पंजाब में जो क्षारीय मिट्टी है उसको रोकर कहते हैं। क्या बोलते हैं? रोकर। दक्षिण भारत में क्षारीय मिट्टी के तीन नाम हैं, चौपान, क्षार और चौड़ू। स्थानीय नाम है तीनों की तीनों। पीट मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? ऑक्सीजन। किस मिट्टी में संस्तरों का अभाव, संस्तरों का मतलब होता है परतों का अभाव, पाया जाता है? वो है जलोढ़ मिट्टी में संस्तरों का अभाव पाया जाता है। मृदा का अपने स्थान से हटना क्या कहलाता है? मृदा का अपरदन या मृदा क्षरण कहते हैं। मृदा का अपरदन यानी मिट्टी अपने स्थान से क्यों हटती है क्योंकि जल का जब तीव्र गति से जल आ जाए या तीव्र गति से वायु बहे, अर्थात जिसे हम जल अपरदन और वायु अपरदन भी कहते हैं। जल अपरदन किन भागों में अधिक होता है? अर्ध शुष्क भागों में। याद रखें कि जल अपरदन किन क्षेत्रों में अधिक होता है? अर्ध शुष्क भागों में। रील अपरदन पंजाब के किस क्षेत्र में अधिक होता है? उस क्षेत्र का नाम दिया हुआ है छोस। ये पंजाब का एक क्षेत्र है जो पंजाब के उत्तर पूर्वी भाग में पाया जाता है, छोस। आगे पढ़िए कि चंबल उत्खात भूमि किसके उदाहरण है? सही उत्तर है अवनालिका अपरदन। देखिए चंबल जो क्षेत्र है जो कि धौलपुर से जुड़ा हुआ है, कोटा से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो चंबल नदी तीव्र गति से बहती है जिसके कारण यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण हो जाता है। तो उस उत्खात भूमि को वहां पर हम अवनालिका अपरदन के नाम से जानते हैं। यदि हम समुच्च खेती अपरदन रोधी फसलों का बोना चाहते हैं, फसल चक्र, मल्व निर्माण, ले कृषि, वृक्षारोपण एवं पट्टीदार कृषि, ये सब जल अपरदन के विरुद्ध में काम में लिए जाते हैं। यानी ये प्रश्न को थोड़ा सा उल्टा करके पढ़ें कि जल अपरदन के रोकने के लिए कौन कौन से उपाय काम में लिए जाएंगे। उसका सही उत्तर है समुच्च खेती, अपरदन रोधी फसलों का बोना, वृक्षारोपण करना चाहिए, पट्टीदार कृषि, ये सब जल अपरदन को रोकने के उपाय हैं। और यदि हम यूं कहें कि जैविक विधियां तथा रक्षक मेखला के उपायों से किस अपरदन को रोका जाता है, तो वो है वायु अपरदन। रक्षक मेखला के उपायों से किस अपरदन को रोका जाता है, ये समझें कि ये रक्षक मेखला क्या है। देखिए ज्यादातर आपने जहां चीजें देखी होंगी कि यदि हमें वायु के अपरदन को रोकना है यानी वायु के कारण जो मिट्टी बह जाती है उसको रोकना है, तो हमें अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाने चाहिए या फिर जैविक विधियों से हमें खेती बाड़ी करनी चाहिए। जब हम वृक्ष लगाते हैं तो उसे हम वृक्षों की एक मेखला अर्थात एक श्रृंखला बन जाती है जिसे हम रक्षक मेखला के नाम से भी जानते हैं। तो जैविक विधियां और रक्षक मेखला ये दो ऐसी उपाय हैं जिनसे हम वायु अपरदन को रोक सकते हैं। जिन्होंने अभी तक मित्रों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके यूट्यूब में ये मेरा नाम डाल दें, शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज, और घर बैठे पढ़ें, बिना फीस के पढ़ें, बिना कोचिंग क्लास के पढ़ें, बस पढ़ते रहिए हमारे साथ आपकी इंटेलिजेंट क्लासेज। अभी भी मेरा पाठ ये ख़त्म नहीं हुआ है, मैं इस पाठ में आपके लिए कुछ और चीज़ें लेके आया हूँ। जैसे कि एक फेमस मिट्टी और है लेटेराइट मिट्टी, जिस पे भी कई प्रश्न पूछे गए हैं कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण लीचिंग प्रोसेस के द्वारा हुआ है। लेटेराइट मिट्टी के प्राप्ति स्थल हैं केरल, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश। लेटेराइट मिट्टी के लिए फेमस एक जगह है, बिहार का जो संथाल परगना है वो लेटेराइट मिट्टी के लिए फेमस है। एंटी सॉइल के रूप में जानी जाती है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में सिलिका और पोषक तत्वों का अभाव होता है। ये खास खास विशेषताएं हैं लेटेराइट मिट्टी की। अनाज व बागानों के लिए, बागानी फसलों के लिए बहुत अधिक उपयुक्ति है लेटेराइट मिट्टी। जैसे पूछा गया है कि काजू, कॉफी, रबर आदि फसलें कौन सी मिट्टी में सबसे अधिक होती हैं, तो सही उत्तर है इसका लेटेराइट मिट्टी में। वह कौन सी मिट्टी है जो सूखने के पश्चात
चट्टानों के समान सख्त हो जाती है? और सही उत्तर है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी सूखने के पश्चात चट्टानों के समान सख्त हो जाती है, लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी के बारे में आपने जान लिया कि निर्माण जो होता है लीचिंग प्रोसेस के द्वारा होता है। बिहार का संथाल परगना लेटेराइट के लिए फेमस है। लेटेराइट मिट्टी में काजू, कॉफी, रबर फसलें होती हैं, यानी बागानी फसलों के लिए अधिक उपयुक्त है लेटेराइट मिट्टी। अब मैं कुछ प्रश्नों के बारे में बता रहा हूँ। ये वो प्रश्न हैं जो कि हर एग्जाम में, हर कंपटीशन में पूछे गए हैं। और देखिए, यदि आपने पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ा है तो आप बिना विकल्प के उत्तर दे देंगे कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? काली मिट्टी को। लाल मिट्टी में किन फसलों की खेती होती है? कपास, गेहूं, दालें, मोटी अनाजें। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और देखें, इस टॉपिक से संबंधित और प्रश्न देखें कि नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? वो यूरिया। लेटेराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है मित्रों? आयरन और सिलिका। लेटेराइट मिट्टी में दोनों की बहुलता होती है, आयरन और सिलिका। किस मिट्टी में चूना मिलाकर उसकी उर्वरकता बढ़ाई जा सकती है? वो है लाल मिट्टी में यदि हम चूना मिला दें तो उसकी उर्वरकता बढ़ाई जा सकती है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी गई है? वो है लेटेराइट मिट्टी। तो इस प्रकार आपने आज ये पाठ पढ़ा जो कि मिट्टियों से संबंधित था। और मैं फिर आपसे एक बार यही निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपने इस पाठ को बड़ी अच्छी प्रकार से पढ़ा है और समझा है और अपने हाथों में पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं और आपने वीडियो को बार बार चला करके देखा है और अपना खुद का भी एक नोट्स बनाया है, तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप एक कंपटीशन फाइट होंगे, आप भी किसी अच्छे मुकाम पर बैठे पाएंगी। मैं आप सभी को आगामी कंपटीशन के में भर्ती होने के लिए पहले से ही धन्यवाद देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपने पाठ को विराम देता हूं। जय श्री राम। जय